गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को पढ़ते हुए हमने जो है उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में, उसके राजस्व सुधारों के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था की। शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था। शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था और न्यायप्रिय शासक वो इसीलिए था क्योंकि वो न्याय करते समय छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता था, अपने पराये में भेदभाव नहीं करता था और अपने सगे संबंधियों या अन्य जो आम नागरिक हैं उनमें न्याय करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के कारण ही उसे जो है न्यायप्रिय सम्राट कहा गया है। तो न्याय के लिए यदि केंद्रीय व्यवस्था से हम देखें तो केंद्र में जो है सबसे मुख्य अधिकारी जो न्याय का था, सबसे मुख्य जो जज था वो सम्राट स्वयं था, सम्राट शेरशाह सूरी स्वयं था। और उसके बाद यदि हम बात करें, शेरशाह सूरी जैसे कि बुधवार के दिन अदालत लगाता था और वो विभिन्न मामलों की सुनवाई जो है उसके अगुवाई में होती थी, उसके सामने होती थी। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी ने जो न्याय विभाग स्थापित कर रखा था, उसका जो मुख्य काजी था, प्रधान काजी, वो जो है न्याय कार्य करता था। और सुप्रीम जज के बाद जो ये इसका काम था काजी का न्याय करना, और ये भी अपने आप में एक सुप्रीम जज था। तो इसके बाद जो है छोटे दर्जे के काजी आते हैं। इसके बाद यदि हम सरकार का शासन देखें तो सरकार में जो मुंसिफ और जो शिकदार होते हैं, प्रमुख शिकदार, शिकदार है शिकदारान पद के अधिकारी, प्रमुख शिकदार और मुंसिफ है मुंसिफान के अधिकारी प्रमुख मुंशी होते हैं। तो शिकदार और मुंशी जो है न्याय का काम करते थे, लोगों के लिए जो है न्याय देते थे, शिकदार और मुंसिफ। और सिकदार और मुंसिफ के बाद यदि हम सरकार के बाद बात करें परगने की, तो परगने में अमीन जो अधिकारी होता था वो न्याय का जो क्रम करता था, लोगों को न्याय प्रदान करने का काम जो है अमीन का था परगने में। और उसके बाद यदि हम सबसे छोटी इकाई गांव की बात करें तो गांव में न्याय का जो काम है, न्याय करने का जो कार्य है वो जो है मुकद्दम को दिया जाता था। ग्राम पंचायत कोई भी जो है मामला है उस पे बैठ करके चर्चा करती थी और पंचायत का मुखिया मुकद्दम जो है न्याय कार्य करता था, लोगों के लिए झगड़ों का निपटान करने का और गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम गांव में मुकद्दम का होता था। तो इस प्रकार से सम्राट शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था जो है सुसंगठित थी, सुव्यवस्थित थी। केंद्र में यदि हम बात करें, सम्राट स्वयं बुधवार के दिन अदालत लगा करके न्याय कार्य करता था। अगर हम उसके बाद जो है केंद्र में विभाग की बात करें तो काजी उल्कजात का पद था, मुख्य काजी जो है इस पद पे न्याय कार्य करता था। उसके बाद जो है सरकार में शिकदार शिकदारान पद का मुख्य अधिकारी प्रमुख शिकदार और प्रमुख मुंसिफ अधिकारी मिल करके न्याय कार्य करते थे और लोगों के लिए जो है प्रमुख जो झगड़े हैं उनका निपटान करते थे। उसके बाद परगने में जो है न्याय क्रम जो है अमीन के हाथों में होता था, अमीन लोगों के झगड़ों को सुलझाता था और ग्रामीण स्तर पे ये काम जो है मुकद्दम करते थे, जिनको बाद में जो है आगे अकबर के समय पे चौधरी कहा गया था। तो इस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था को बांटा गया था और न्याय हर व्यक्ति को समान मिलता था, निशुल्क मिलता था, उसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। सम्राट जब न्याय करता था शेरशाह सूरी, तो वो जो है अपने पराई में और छोटे बड़े में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता था। तो उसकी इसी न्यायप्रियता के कारण जो है वो काफी प्रसिद्ध था। और कहते हैं कि एक बार उसने अपने भतीजे आदिल खान को भी कठोर दंड दिया था और एक सूबेदार को भी जो है उसने कठोर दंड दिया था। तो न्यायिक व्यवस्था इतनी ज्यादा कठोर थी कि उस समय पे हाथ पैर काट दिए जाते थे लोगों के और उसके जुर्म के हिसाब से उसको दंड दिया जाता था, फांसी भी दी जाती थी। और जो है
हाथ पैर काट दिए जाते थे, यानी कि अंग भंग का दंड भी दिए जाते थे, और जो देश निकाला भी दिया जाता था। तो विभिन्न दंडों के कारण जो है यहाँ पे प्रजा में जो है शासक का खौफ था कि वो यदि गलत काम करेंगे तो सम्राट उनको दंड देगा, और दंड विधान जो है काफी कठोर थे। तो इस प्रकार कहते हैं कि उस समय पे यदि कोई राहगीर जा रहा है रास्ते से तो उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। प्रसिद्ध इतिहासकार कानूनगो लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है सुनसान राहों पे व्यापारी जो आराम से यात्रा कर सकता था, कहीं भी चलते चलते वो आराम कर सकता था, उसको किसी प्रकार का चोर डाकू लुटेरों का भय नहीं था, क्योंकि शेरशाह सूरी के कठोर न्याय व्यवस्था के कारण चोर लुटेरे डाकू जो है थर थर कांपते थे। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था काफी जो है प्रशंसनीय थी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा शेरशाह सूरी की पुलिस व्यवस्था की। गुप्तचर व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था। तो गुप्तचर व्यवस्था की हम बात करते हैं और पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, तो कोई भी पुलिस के लिए एक अलग से विभाग स्थापित नहीं किया गया था कि इसमें जो है ये काम पुलिस करेगी और पुलिस के लिए ये विभाग है, तो ऐसा कोई विभाग नहीं था। जो सेना की भर्ती शेरशाह सूरी द्वारा अपने साम्राज्य में की गई, वो जो सैनिक होते थे, सैनिक ही उस समय पे पुलिस के सारे कार्य करते थे। जो केंद्र में तैनात सैनिक थे वो केंद्र में ही पुलिस का काम करते थे। वहाँ पे लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को चोर डाकुओं के आतंक से सुरक्षा देने के लिए गुप्तचरों का और पुलिस का काम जो है उस समय की सम्राट शेरशाह सूरी की सेना के सैनिक ही करते थे। यदि फिर केंद्र से हम आ जाते हैं जो है प्रांतीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर के जो मुख्य जो सूबेदार थे, सूबे के जो मुख्य अधिकारी थे, मुख्य जो अमीन थे, उनके अधीन जो भी सेना होती थी उसमें से ही वो कुछ एक लोगों को अपनी गुप्तचर व्यवस्था के अधीन और जो है पुलिस सेवा में रख लेते थे। यानी कि पुलिस का कोई अलग विभाग नहीं था, सैनिकों को ही पुलिस कार्य करने होते थे। ऐसे ही हम देखें सरकार के स्तर पे सिकदार द्वारा तैनात की गई सेना ही पुलिस का काम करती थी। उसके बाद यदि हम बात करें परगने स्तर पे, तो अमीन ने जो छोटे स्तर पे जो सेना की टुकड़ी अपने पास रखी थी, उस सेना की टुकड़ी में जो सैनिक होते थे वो छोटे स्तर पे पुलिस का काम करते थे। और यहाँ पे यदि हम गांव की बात करें तो ग्रामीण स्तर पे हमने जैसे कि बात की है, झगड़ों का निपटारा करने का काम सरपंच का था, यानी कि मुकद्दम का था। तो मुकद्दम ही अपने आप में एक पुलिस था, और मुकद्दम की सहायता के लिए जो चौकीदार अधिकारी था वो भी जो है एक तरह की पुलिस का कार्य ही करता था। तो इस प्रकार यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के लिए कोई एक विभाग स्थापित नहीं किया गया था। हालांकि केंद्र में तो गुप्तचर व्यवस्था के लिए जो दीवान-ए-बरीद नाम का विभाग स्थापित था, उसके अधीन केंद्र में कुछ गुप्तचर जो है शेरशाह सूरी ने रखे, और उन गुप्तचरों को विभिन्न जगहों पे उसने जो है अलग अलग पद दिए, ताकि वहाँ की जो सूचना है वो सम्राट तक पहुँचा सकें। वो सम्राट के अधीन रखे गए कुछ गुप्तचर थे। लेकिन छोटे स्तर पे जब हम प्रांतीय स्तर की बात करते हैं, सरकार की, परगने की बात करते हैं, और जब हम गांव के स्तर की बात करते हैं तो इन छोटे स्तरों पे कोई भी पुलिस के लिए विभाग नहीं था, बल्कि जो सैनिक होते थे राजा के, उन सैनिकों को ही पुलिस के कार्य भी करने होते थे। और पुलिस के सारे ही काम जो है लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को चोर लुटेरे डाकुओं से सुरक्षा देना, पहरेदारी करना, और जो है चोर डाकू लुटेरों को पकड़ना, ये सारे काम जो है सैनिकों के ही होते थे। तो इस प्रकार से उस समय पे शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई गुप्तचर व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था, जिसका काम सैनिक ही करते थे, काफी अच्छी थी। लोग पूर्णतः उसके राज्य में सुरक्षित थे। कहते हैं कि
चोर लुटेरे डाकुओं के भय से, उनके आतंक से अब लोग पूरी तरह से सुरक्षित होते थे और पूरी तरह से मुक्त होते थे, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के सैनिक संगठन की। शेरशाह सूरी का सैनिक संगठन। तो शेरशाह सूरी के सैनिक संगठन को अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे उसने अपने सैनिकों की भर्ती की, कैसे उनकी पदोन्नति की, उनके जो वेतन में वृद्धि की उसने व्यवस्था की, और उसकी सेना उसके प्रति उत्तरदायी इतनी वफादार क्यों थी और उसके प्रति इतनी जो है स्वामी भक्त क्यों थी। तो उसके भी कुछ न कुछ कारण रहे होंगे, कोई ना कोई विशेषताएं रही होंगी सम्राट की, जिसके कारण से सारी ही सेना शेरशाह सूरी के जो है अधीन जो थी, वो शेरशाह सूरी के प्रति जो है एक अच्छी भावना रखती थी और शेरशाह सूरी के जो व्यक्तित्व है उससे आकर्षित होकर के वो वैसे ही जो है पूरी ईमानदारी से सेना में काम करते थे। तो शेरशाह सूरी का जो सैनिक संगठन है वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की सेना की कि कितनी सेना थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं केंद्र में। सबसे पहले केंद्र में शेरशाह सूरी के पास 1.5 लाख की जो है सेना थी, जिसमें पैदल सैनिकों को रखा जा सकता है कि 1.5 लाख जो है उसके सेना में पैदल सैनिक थे, और 50,000 या 25,000 इनके बीच में ही संख्या इतिहासकार जो है घुड़सवारों की रखते हैं कि 25 से लेकर के 50,000 तक जो है उसके सेना में घुड़सवार रहे होंगे और 5,000 जो है हाथी थे। ये जो हमने बात की है 1.5 लाख पैदल सैनिकों की, 25 से लेकर के 50,000 सैनिक जो घुड़सवार थे और 5,000 जो है हाथी थे। तो ये जो सेना का संगठन था ये केंद्र में था, राजा की स्वयं की सेना थी इतनी। उसके अतिरिक्त जो सरकार थी, परगने थे, प्रांत थे, या फिर ग्रामीण स्तर पे जो थी यानी कि निचली जो स्तर था उसमें सूबेदार के पास अलग से सेना होती थी, सेना की टुकड़ियां होती थी। परगने के जो अमीन अधिकारी थे, छोटी छोटी टुकड़ियां उनके पास भी होती थी। सरकार के अधिकारियों के पास भी छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी। तो इस प्रकार से जितनी सेना केंद्र में थी, 1.5 लाख पैदल सैनिकों की हमने बात की, और जो 25 से 50,000 घुड़सवार सेना की बात की है, 5 लाख हमने हाथियों की बात की है, उतनी ही सेना इतिहासकार कहते हैं कि उस समय के जो छोटे स्तर के प्रांत थे या फिर जो सूबे थे, सरकार थे, परगने थे, उनमें छोटी छोटी टुकड़ियों को मिला करके यदि हम गणना करें तो उतनी ही सेना होगी जितनी सेना शेरशाह की जो है केंद्र में होती थी। तो उसके सैनिकों की संख्या इतनी थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो विशाल और स्थायी सेना थी, और विशाल और स्थायी सेना के चलते जो है उसने विभिन्न अभियानों को जीता और अपने राज्य को साम्राज्य में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षा को उसने पूरा किया, और वो जो है सम्राट शेरशाह सूरी कहलाया। तो इस प्रकार से सेना का उचित संगठन उसने कर रखा था। सैनिकों की जो भर्ती थी वो जो है उसकी देखरेख स्वयं करता था। आगे सैनिकों की भर्ती की हम बात करते हैं। सैनिक भर्ती, तो सैनिक जब उसकी सेना में भर्ती करने होते थे तो वो स्वयं जो है अपने स्तर पे ही भर्ती करता था। हालांकि यहाँ पे इतिहासकारों का भी मानना है और ये हम भी मान सकते हैं कि राजा कहाँ तक कितने सैनिकों की भर्ती कर लेगा, वो केवल केंद्र में ही सैनिकों को भर्ती कर सकता है। केंद्र में ही जो है सैनिकों को की भर्ती पे वो ध्यान दे सकता है। छोटे स्तर पे चाहे वो सूबा स्तर है, प्रांत स्तर है, सरकार स्तर है, परगने स्तर पे उसके स्तर पे जो सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे, चाहे अमीन था, चाहे सूबेदार था, चाहे प्रमुख मुंसिफ था, तो उनका ही कर्तव्य था कि वो सैनिकों की भर्ती अपने स्तर पे करें। यानी कि राजधानी में जो सैनिक भर्ती होंगे उसका निरीक्षण शेरशाह स्वयं करता था, और योग्यता के बल पे जो है हर व्यक्ति को सेना में जो है प्रमुख पद शेरशाह सूरी द्वारा दिया जाता था। तो व्यक्तिगत रूप से एक कुशल सैनिक होते हुए शेरशाह ने अपनी सेना में बड़े जो है कुशल सैनिक भर्ती किए, और वो व्यक्तिगत रूप से उनमें दखल अंदाजी करता था। दखल अंदाजी का मतलब है कि
सेना की भर्ती वो स्वयं करता था। उनके लिए उनकी योग्यता के अनुसार पद निर्धारण करना, उनका वेतन निर्धारण करना और फिर समय समय पे उनकी योग्यताओं को मद्देनजर रखते हुए जो है उनके पदोन्नति करना, वेतन में वृद्धि करना जो है ये काम सारे सम्राट स्वयं करता था। और परगने सरकार स्तर पे जो है उनके मुख्य अधिकारी जो सेना की टुकड़ियों के प्रधान होते थे वो करते थे। तो इस प्रकार जो है सैनिकों की भर्ती की जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं दाग और हुलिया प्रथा। दाग और हुलिया प्रथा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं दाग और हुलिया प्रथा की। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो 12वीं सदी में जो सेल्जुक शासक हुए उन्होंने इस प्रथा को जो है शुरू किया था, दाग और हुलिया। कुछ एक इतिहासकार कहते हैं कि ये दाग और हुलिया प्रथा जो है मंगोलों से ली गई व्यवस्था है। यहाँ पे भारत में जो है दाग और हुलिया प्रथा को हमने पीछे पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। सैनिकों का और जो भी घोड़े हैं उनका हुलिया रखा जाए और उन पे जो है उन जो घोड़े हैं उन पे दाग लगाए जाएं। दाग लगा करके यानी कि उन पे एक निशान लगाया जाए और निशान लगा करके नंबरिंग की जाए कि 1 नंबर का घोड़ा है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये सारा ही सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को मद्देनजर रख के किया था ताकि एक ही घोड़े की बार बार गिनती ना हो। यदि वो स्थायी सेना जो सम्राट के अधीन थी केंद्र में और कुछ एक जो विभिन्न प्रांतों में सरकारों में छोटी छोटी टुकड़ियां थी, तो कई बार क्या होता था सैनिकों की या फिर जो उसके घोड़ों की घुड़सवारों की जब गिनती करनी होती थी तब जो है वो बार बार एक जो घोड़ा है या एक सैनिक है उसका कई बार से जो है गिनती हो जाती थी, जिसके कारण उसके सेना की गिनती तो बढ़ जाती थी लेकिन वो संख्या में कम रह जाते थे। तो इस बुराई को दूर करने के लिए, इस बात की जो ये कमी थी इसको दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए जो है घोड़ों को दागने की और उन पे नंबरिंग करने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। और उसके बाद की सैनिक जो है उनका हुलिया रखा जाए कि कैसा चेहरा है उसका, कितने फीट उसका कद है और कैसा वो दिखता है, दाढ़ी मूछें हैं, कैसे नैन नक्श हैं उसके। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है उसका हुलिया कैसा है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का हुलिया कैसा है उस आधार पे जो है ये व्यवस्था चलाई गई थी। तो घोड़ों को दागने की व्यवस्था और सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था जो है 12वीं सदी में चलाई गई थी सेल्जुक शासकों द्वारा। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये प्रथा जो है मंगोलों का जो देखा देखी है इसका प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने वहां से किया। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में चलाई गई प्रथा थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब शेरशाह सूरी ने अपनी सेना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और अपनी स्थायी सेना की जो है एक सही तरीके से देखभाल के लिए उसने दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। यहाँ पे जो है घोड़ों की नंबरिंग की जाती थी और वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के समय की तरह ही जो है सैनिकों का हुलिया रखा जाता था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखित रूप में रखते थे जिसके कारण से भ्रष्टाचार को बहुत हद तक वो कम भी कर पाए थे। तो इस प्रकार से सैनिकों का दाग और हुलिया रखा जाता था। तो स्टूडेंट्स ये हम बात कर रहे हैं सैनिकों के संगठन की। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं वेतन और पदोन्नति। वेतन और पदोन्नति। देखिए स्टूडेंट्स हमने बात की जैसे पहले की शेरशाह सूरी केंद्र में सेना को स्वयं जो है सैनिकों की भर्ती करता था और स्वयं ये ध्यान रखता था कि कौन सा व्यक्ति कितना योग्य है, कितना कुशल है। तो इस प्रकार से इस बात को ध्यान में रख करके जो है उसका वेतन निर्धारित किया जाता था। योग्यता के आधार पे जब सैनिकों की भर्ती हो रही थी तो उस समय पे उस योग्यता के आधार पे ही उनका जो है वेतन निर्धारित होता था।
किस योग्यता का कोई व्यक्ति धनी है, कितना को कुशल है, उस आधार पे ही उसको वेतन दिया जाता था। यदि कोई सैनिक जो है अपनी कुशलता का परिचय किसी अभियान में दे देता है तो उसके बाद जो है उसकी पदोन्नति शेरशाह सूरी द्वारा की जाती थी। यदि वो सैनिक जो है शेरशाह सूरी की राजधानी सेना में ना हो करके परगने स्तर की सेना में है या मुंसिफ स्तर की सेना में है, टुकड़ी जो विभिन्न टुकड़ियां हैं छोटे स्तर की उनमें है, तो उसमें भी वेतन और पदोन्नति वैसे ही होती थी जैसे केंद्रीय सेना में या राजधानी की सेना में होती थी। फर्क इतना था कि उसमें जो है प्रमुख सिकदार और मुंसिफ मिलके उनको जो है वेतन और पदोन्नति में जो पदोन्नति सैनिकों को देते थे। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं सैनिकों के अनुशासन की। सेना में अनुशासन के लिए भी शेरशाह सूरी ने काफ़ी कोशिशें की। उसके लिए जैसे रूल बना रखे थे कि सैनिकों को पूर्णतः अनुशासित रहना है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करता है, अनुशासन के नियमों को तोड़ता है, तो उसको दंड दिया जाता था। उदाहरण स्वरूप हम बात कर सकते हैं जैसे कि सेना सैनिक अभियानों में जाती थी, तो यदि राजा के आदेश हैं कि फसलों को, किसानों की जो फसलें हैं उनको सेना बर्बाद करते हुए नहीं चलेगी, अपितु आराम से जो है सही पथ पे वो चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे। तो यदि वो फिर भी राजा के आदेश के विपरीत जो है सेना फसलों को बर्बाद कर देती थी, तो जो है उन बर्बाद फसलों की जो है बदले में सैनिकों को दंड भी दिया जाता था और जो किसान है उसको तो भरपाई जो है सरकार देती ही थी। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय ये है कि शेरशाह सूरी की सेना में और उसके सैनिकों में कठोर अनुशासन को शेरशाह सूरी ने लागू किया था। तो ये था उसका शेरशाह सूरी का सैनिक प्रबंधन, जिसमें हमने बात की उसकी सेना की भर्ती की, उसकी पदोन्नति की, उसके अनुशासन की, दाग और हुलिया प्रथा की। तो ये जो थी उसके सैनिक विभाग की व्यवस्था। एक और जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था की, शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो शेरशाह सूरी की जो मुद्रा व्यवस्था थी, शेरशाह सूरी ने उसमें बहुत सुधार किए और प्रोफेसर सतीश चंद्रा लिखते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए मुद्रा व्यवस्था में सुधार जो है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। तो उसने क्या किया, जब शेरशाह सूरी सम्राट बना तो सम्राट बनते ही उसने देखा कि जो मुद्रा व्यवस्था है, पुरानी जो मुद्राएं हैं उनमें काफ़ी घिसावट आ गई है, जो धातुएं हैं धातुओं की कमी है और पुरानी मुद्रा में घिसावट आ गई है, सिक्कों में खोखलापन हो गया है। तो उसने पुरानी जो प्रचलित मुद्रा थी उसको बंद कर दिया और जो है उसने नई टकसालें खुलवाई। 23 टकसालें उसके साम्राज्य में थी और 23 टकसालों में जैसे कि उज्जैन की टकसाल, बिहार की टकसाल और जो है ग्वालियर और आगरा, लखनऊ की टकसाल काफ़ी फेमस थी। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, शुद्ध सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। शुद्ध चांदी का सिक्का जो है 180 ग्रेन वजन था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी थी और 180 ग्रेन उस सिक्के का वजन था, चांदी का सिक्का था। इसको जो है रुपया कहते थे और ये रुपया जो है आगे संपूर्ण मुगल काल तक चलता रहा। संपूर्ण मुगल काल तक ही नहीं अपितु ये सिक्का जो है चांदी का सिक्का जिसको रुपया कहा गया था, शेरशाह सूरी ने जिसका प्रचलन किया था, वो सिक्का आगे जो है अंग्रेजों के समय तक भी चलता रहा और अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य था, उसका भी मुख्य आधार जो है चांदी का जो सिक्का था, रुपया जिसको कहते थे, वो बना और 1835 तक जो है आगे प्रचलन में रहा। 1835 तक शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सिक्का प्रचलन में रहा
और सोने के सिक्के भी चलाए इसने। तो सोने के सिक्कों का वजन जो है 164.8 और 168.5 ग्राम जो है निर्धारित किया है इतिहासकारों ने कि सोने के जो सिक्के चलाए गए थे उनका वजन 164.8 और 168.5 ग्राम रहा था। शुद्ध सोने के सिक्के थे और 11 मासे का सोने का एक सिक्का शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था जिसको अशरफी नाम दिया गया और 11 मासे के सोने के सिक्के को जो है अशरफी कहा जाता था। तो यहाँ पे चांदी के सिक्कों का उसने प्रचलन किया जिसका प्रचलन करता वो था और उसको रुपया कहा गया। 175 ग्राम शुद्ध चांदी उसमें होती थी और जो है 5 ग्राम की जो मिलावट करके वो सिक्का तैयार किया जाता था। तो तांबे का भी जो है उसने सिक्का चलाया जिसको दाम कहा जाता था। आम नागरिकों की सुविधा के लिए जो है आधा दाम, 1/4 दाम, 1/8वां भाग दाम और 16वां भाग दाम के भी सिक्के उसने जनता की सुविधा के लिए चलाए थे। तो उसके द्वारा मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए जाने से आगे आम जनता ने राहत की सांस ली और व्यापारियों ने जो है सबसे ज्यादा राहत की सांस ली, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य में आगे मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने से व्यापार और वाणिज्य में सुधार आया और व्यापार और वाणिज्य में सुधार का जो मुख्य कारण रहा वो परिवहन के साधनों का विकास भी था और मुद्रा व्यवस्था में सुधार भी था और कृषि में सुधार करने के कारण भी व्यापार और वाणिज्य काफी सुधरा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बात की है शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की, जिसमें हमने उसके प्रशासन के बारे में पढ़ा और सबसे पहले हमने केंद्र की बात की, उसके बाद हमने प्रांतीय विभागों की, उनके अधिकारियों की, उनके कार्यों की चर्चा की, उसके बाद हमने सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था की बात की, फिर हमने परगने का शासन पढ़ा और उसके बाद जो है हमने ग्रामीण स्तर पे जो शासन था, ग्रामीण स्तर पे जो कार्य शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे उनके अधिकारियों की हमने चर्चा की। उसके बाद जो है हमने बात की शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधारों की। भू राजस्व सुधारों में हमने बात की कि किस तरह से शेरशाह सूरी द्वारा भूमि के राजस्व संबंधी सुधार किए गए जिससे कि किसानों को भी राहत मिले और सरकार को भी लाभ हो। तो उसके लिए जो है हमने जो भूमि की पैमाइश के बारे में पढ़ा कि शेरशाह द्वारा 32 अंगुल के गज और एक जो बीघा है उसका 60 बाई 60 का क्षेत्रफल शेरशाह द्वारा निर्धारित किया गया और उसके आधार पे ही उपज का निर्धारण किया गया और उपज के आधार पे जो है करों का निर्धारण किया गया। तो ये बातें हमने जो है उसके राजस्व सुधारों में पढ़ी। उसमें जो है हमने गल्ला बख्शी, लांक बटाई, रास बटाई के बारे में पढ़ा, नष्ट और कंकूद के बारे में पढ़ा, नकद के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि कितनी अच्छी स्थिति जो है उस समय पे किसानों की थी। तो कृषि में उससे काफी सुधार हुआ और कृषि में सुधार होने से किसानों को लाभ हुआ और जिससे जो है कच्चा माल व्यापारियों को सस्ती दरों पे और अच्छी मात्रा में प्राप्त हुआ, जिससे उद्योग धंधों का, व्यापार का, वाणिज्य का विकास हुआ। यहाँ पे व्यापारियों को भी उसने काफी सारी राहतें दी। विभिन्न जो अमानवीय चुंगियां थी और एक से अधिक बार वसूली जाती थी वो बंद कर दी गई और अभी जो है चुंगियों को, करों को व्यापारियों पर से सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया और इससे जो है व्यापार और वाणिज्य बढ़ गया। तो यहाँ पे उसके बाद जो है हमने बात की स्टूडेंट्स भू राजस्व सुधारों के बाद शेरशाह की जो है न्याय व्यवस्था की हमने बात की कि कैसे प्रधान काजी को उसने नियुक्त किया। स्वयं भी जो है केंद्र में वो न्याय संबंधी कार्य करता था, बुधवार के दिन अदालत लगाता था और लोगों को जो है न्याय प्रदान करता था। और उसके बाद जो है हमने बात की कि कैसे जो निचले स्तर पे भी विभिन्न अधिकारियों को न्याय के लिए नियुक्त किया गया था। न्याय व्यवस्था के बाद जो है हमने पुलिस और गुप्तचर प्रशासन के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने सेना के संगठन के बारे में बात की। शेरशाह सूरी की जो स्थायी और विशाल सेना थी वो किस प्रकार से शेरशाह सूरी के प्रति उत्तरदायी थी, उसके लिए जो विशेषताएं थी शेरशाह सूरी में वो और जो कारण विद्यमान थे उन सैनिकों का शेरशाह के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था वो क्यों था, वो उन चीज़ों को हमने जो है अभी डिटेल से पढ़ा। उसके बाद जो है शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था के बारे में पढ़ा और हमने व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात की। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी द्वारा अपने साम्राज्य में किए गए विभिन्न सुधारों की हमने चर्चा कर ली है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप आगे जो है अपने
क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके लिख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा करेंगे, फिर शेरशाह की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे, और उसके बाद शेरशाह का मूल्यांकन करेंगे। वो कैसा व्यक्तित्व का धनी था, कैसा उसका व्यक्तित्व था, एक आम नागरिक के रूप में कैसा था, परिवार के लिए कैसा था, एक राजा कैसा था। तो इस प्रकार से सैनिक के रूप में उसकी चर्चा करेंगे। तो विभिन्न उसके जो पद हैं, विभिन्न जो स्थिति हैं उसकी, उसके ओहदों के अनुसार उसके व्यक्तित्व को हम मूल्यांकित करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।